हाय फ्रेंड्स, वेलकम हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। यहाँ पर हम एएनएम का पेपर सॉल्व करेंगे और ये एएनएम का जो पेपर है ये पार्ट 3 रहेगा एएनएम के पेपर का। ठीक है, क्योंकि अच्छी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नहीं आ पाए थे, इस वजह से अब हमें पीडीएफ वगैरह मिली है। तो अब आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे बता दिए जाएंगे। ये पार्ट 3 रहेगा, ठीक है, और पार्ट बाई पार्ट 1 करके आपको ग्रुप में सेंड कर दिए गए हैं। चैनल्स में भी आप देख सकते हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, अब ये पार्ट 3 के रूप में है। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, बड़ा ना बन जाए, तो इस वजह से आप ये क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, आप अपने क्वेश्चन से मैच कर सकते हैं। जितने भी आपको यहाँ पर आंसर बताए जाएंगे हमारे द्वारा, ये 99% सही होंगे। ठीक है, 1% चांसेज होते हैं कि ये गलत हो जाए। जहाँ पर डाउट होगा हम आपको बता देंगे कि ये कमीशन से सही मानेगा, जो भी वो आंसर हम मार्क करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें हमारे द्वारा बताई जाएंगी 99% सही होंगी, 1% ही चांस हैं इसके गलत होने के, 1% ही चांस होंगे। तो चलिए, अच्छा, आप अपने मैच करते हुए क्वेश्चन चलते रहिएगा। ठीक है, इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं जो मैंने बता दिए हैं, 10-10 क्वेश्चन करके। अब यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट जिसके जो भी नंबर है, जो भी हमें सेट मिल जाए और जो भी पीडीएफ हमारे पास अच्छी तरह से भेजी गई है, उस पीडीएफ को हम ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो उन्हें हम शॉर्ट वो वीडियो के रूप में, पार्ट बाय पार्ट के रूप में इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी नए स्टूडेंट हैं, स्टाफ नर्स या सीएचओ के हैं, तो वो भी अपना इस पेपर को सॉल्व करिए कि देखिएगा कैसे आप परफॉर्मेंस आप कर पाते हैं, आपको क्या ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, भ्रूण के जीवनक्षम होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को कहा जाता है, क्या कहते हैं? क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़िए। टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर फेटस बिकम वायबल इज कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर होगा बताइए, अगर आपको आंसर है तो बताइएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एबॉर्शन होगा। क्या? एबॉर्शन इसका राइट आंसर होगा। ये लिखा है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का समाप्त होना। ठीक है, बिफोर पहले, फेटस बिकम्स वायबल मतलब फेटस मतलब वायबल ना हो पाए इससे पहले, फेटस वायबल ना हो पाए इससे पहले प्रेगनेंसी का समाप्त होना एबॉर्शन कहलाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो भी आपकी मर्जी है, जो भी आपने मार्क किया हो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसका आंसर एबॉर्शन होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही आंसर इसका राइट है। और जो नए स्टूडेंट हैं वो लोग यहाँ पर देखेंगे आपको क्या ये क्वेश्चन आते थे या नहीं आते। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन गर्भपात का, ये लिखा है सिक्वेला है। क्या लिखा है? सिक्वेला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिक्वेला ऑफ द एबॉर्शन? क्या होगा इसका राइट आंसर? किसको आता है ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड? अगर किसी को आता हो तो बताइएगा, बाकी हम आंसर आपको बताएंगे। जो भी हम आंसर बताएंगे वो 100% करेक्ट होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर है गर्भाशय, ये लिखा है गर्भाशय वेद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये लिखा है यूट्राइन परफोरेशन। क्या होगा? यूट्राइन परफोरेशन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन क्वेश्चनों को हम डिटेल्स में आपको बाद में समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इनका मतलब क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, केवल आपको यहाँ पर आंसर बताए जा रहे हैं, आप अपने आप को भी चेक कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द, ये लिखा है सिक्वेला ऑफ द एबॉर्शन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गर्भाशय वेद कहा जाता है हिंदी में। ऑप्शन मतलब ऑप्शन सी दोनों में होगा। ठीक है, गर्भाशय वेद कहेंगे हिंदी में। ये लिखा है यूट्राइन परफोरेशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 पे पूछा गया है, उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहाँ रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये लिखा है, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर कंडीशन फेयर पेशेंट फील्स ब्रीथिंग डिफिकल्टी इन व्हेन लाइंग? जब वो लेटा होता है तब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए क्या टर्म्स आएगा? उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्थोपेनी। क्या होगा? आर्थोपेनी होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। डिस्पेनी भी हो सकता था, लेकिन डिस्पेनी क्या होता है, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, सॉरी, आर्थोपेनी के अंतर्गत, ये जो डिस्पेनी है, डिस्पेनी के अंतर्गत ये टाइप्स में आता है आर्थोपेनी। तो जब भी लेटते समय प्रॉब्लम्स होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कठिनाई, तो उसको हम आर्थोपेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थोपेनी। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। बाकी आपने जो भी आंसर मार्क किया हो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। बाकी लास्ट में हम क्या कहेंगे, लास्ट में जो कमीशन की आंसर की आएगी उससे हम भी मैच करेंगे, देखते हैं। ठीक है, एक आधी क्वेश्चन गलत होंगे, ज़्यादा नहीं कुछ खास। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। 99% ये ऑप्शन जो बताए जा रहे हैं सही है, 99%। ठीक है, ये लिखा है संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है? संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है?
इंग्लिश में पढ़ लीजिए क्वेश्चन, अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आया। लिखा है व्हाट इज द डिसइंफेक्शन ऑफ आ रूम आर बिल्डिंग आफ्टर इट हैज़ बीन वेकेटेड बाई। वेकेटेड का मतलब होता है खाली करना, बाई अ पेशेंट, रोगी के द्वारा, हु हैड कंटाजियस डिजीज, जिस पेशेंट को क्या थी, एक कंटाजियस डिजीज थी। ठीक है, तो इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, ये ऑप्शन बी पर मेंशन किया गया आंसर है। ये लिखा है टर्मिनल कीटाणु शोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टर्मिनल कीटाणु शोधन। संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना। मान लो कि कोई व्यक्ति, एक पेशेंट है, किसी कमरे में उसे रखा गया, वो संक्रामक रोगी था। ठीक है, फिर उसे कमरे से उसे पेशेंट को हटाया गया, फिर उस कमरे को क्या करेंगे हम, कीटाणु रहित करना है, तो हम उसे क्या कहेंगे, टर्मिनोलॉजी क्या होगी, टर्मिनल कीटाणु शोधन कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहेंगे, टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जिसका भी पेपर हो जिस तरह से अपना मैच कर लेना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये लिखा है प्लेसेंटा प्रीविया कितने प्रकार के होते हैं। इमेज में कई बार दिखाया, अगर वहाँ पर आपने नोट किया होगा तो आपको पता चला होगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया आर देयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 प्रकार के होते हैं। कई जगह 3 प्रकार के भी दिए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी देखते हैं कमीशन क्या मानता है आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्लेसेंटा प्रीविया 4 प्रकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6वां दिया गया है, इसे पढ़िए आप। ये लिखा है NIPI की गाइडलाइन के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां किस महीने से शुरू की जाती हैं। NIPI की गाइडलाइन के अनुसार पूछा गया है यहाँ पर। इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए, अगर समझ में ना आया हो। ये लिखा है अकॉर्डिंग टू NIPI गाइडलाइन फ्रॉम विच मंथ द आयरन टेबलेट आर स्टार्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या होगा इसका राइट आंसर, देखिए इसका अनुसार, इसका जो आंसर होगा NPI के अनुसार जो आंसर होना चाहिए, ठीक है, वो हो सकता है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी, चौथे महीने से। क्यों, 3 महीने के बाद ही स्टार्ट की जाती हैं। 3 महीने के बाद, या यूँ कहेंगे जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, पहला ट्राइमेस्टर जब ख़त्म हो जाता है, पहले ट्राइमेस्टर में 3 महीने होंगे, और 3 महीने का मतलब है 3rd मंथ, ये लिखा है। ठीक है, 3 महीने जब ख़त्म हो जाते हैं जी, मतलब 12 वीक के बाद स्टार्ट की जाती है। एक बात समझिएगा, जब भी आयरन टैबलेट स्टार्ट की जाती हैं तो 12 सप्ताह के बाद स्टार्ट की जाती हैं। कितने सप्ताह के बाद, 12 सप्ताह के बाद। कई बार ऑप्शन में 14 से 16 मेंशन किया जाता है। क्या, 14 से 16 वीक मेंशन करते हैं, तो हम मान के चलते हैं 1 महीने में 4 सप्ताह मान लेते हैं। ठीक है, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, तो चौथा महीना आ जाएगा। ठीक है, तो 3 महीने में 12 वीक के बाद स्टार्ट करते हैं, और 12 वीक मानते हैं पहले ट्राइमेस्टर को। 1 से 0 से लेके हम 12 वीक मानेंगे, ये पहले ट्राइमेस्टर को माना जाता है ना। 0 से 12 वीक मानते हैं पहले ट्राइमेस्टर को, और पहले जो 12 वीक के बाद स्टार्ट करते हैं आयरन टैबलेट, तो इसका मतलब हमारा चौथा महीना स्टार्ट हो जाएगा भाई। 4 3 12, ठीक है, तो 12 वीक तक 3 महीने हो जाएंगे। चौथे महीने से शुरू करेंगे, मतलब तीसरा महीना जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद तुरंत हम आयरन टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा कमीशन क्या मानता है, ए मानेगा या तो बी मानेगा, लेकिन 99% चांसेज हैं उसे बी मानने के। ठीक है, हाँ, बी मानने के 99% चांसेज हैं कि बी मानेगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 12 वीक के बाद स्टार्ट किया जाता है। 12 वीक के बाद स्टार्ट करने का मतलब है कि वो चौथा महीना चालू हो जाएगा, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में। ठीक है, अगर ट्राइमेस्टर पूछा जाता तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम आयरन टैबलेट स्टार्ट करते। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अच्छी तरह से पढ़िएगा। लिखा है MTP अधिनियम 1971 के भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात की अनुमानित केवल किस सप्ताह तक है। 1971 के अनुसार पूछा गया है, यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़िए क्वेश्चन अच्छी तरह से पहले आप। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ ऑफ MTP एक्ट 1971, एबॉर्शन इज अलाउड ओनली अप टू विच वीक। किस सप्ताह तक अलाउ है, आपको ये बताना है। इसमें क्या है इसका राइट आंसर, सोच समझ के आंसर दीजिए। बताइएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। जो भी हमारे
स्टूडेंट है, भूतपूर्व स्टूडेंट हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट में आप तैयारी करते हैं, ठीक है, बताइएगा। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से चैनल्स में समझाया था, पेड क्लासेज में बहुत अच्छी तरह से इसे डिफाइन किया गया था। मैंने कहा था इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा कि वो पूछा क्या गया है। अकॉर्डिंग टू पूछा गया है 1971, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 20 सप्ताह तक। ठीक है, यहाँ पर यार 2020-21 नहीं पूछा गया है। अगर 2020-21 पूछते तो हमारा आंसर 24 सप्ताह होता। ठीक है, अब देखिएगा, कमीशन बेवकूफ़ी न करे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका 100% राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर 1971 के अनुसार पूछा है। हमने आपको कंपेरिजन करके एक चार्ट पढ़ाया था पेड क्लासेज में। ठीक है, 1971 के अनुसार एक पढ़ाया था, 2020 वाला जो बिल आया था एक बताया था ये 1971 है, 71 के अनुसार पढ़ाया था। फिर 2021 के अनुसार जो एक्ट बना था उसके अनुसार हमने कंपेरिजन करके आपको पेड क्लासेज में पढ़ाया था ये। ठीक है, पेड क्लासेज में क्वेश्चन पढ़ाया था। तो यहाँ पर मैंने कहा था यही चीज़ एग्जाम में देखना, 2021 के अनुसार पूछ रहा है कि 1971 के अनुसार पूछ रहा है। और यहाँ पर हमारे हिसाब से जो पूछा है क्वेश्चन में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ ऑफ द MTP एक्ट 1971, 1971 के अनुसार पूछ रहा है। तो 1971 तक केवल मतलब इतना अलाउ था कि 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को समाप्त कर सकते हो आप। 1971 तक कितना अलाउ था? 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को समाप्त करने के लिए। 2020 में बिल आया और एक्ट बना 21 में, एक्ट बना 2021 में, तो उसमें प्रावधान कर दिया गया 4 सप्ताह बढ़ा के 24 सप्ताह कर दिया गया। तो ये 2021 के प्रावधान में किया गया है, लेकिन यहाँ पर 2021 का प्रावधान नया अमेंडमेंट पूछा नहीं गया। यहाँ पर 71 पूछ लिया गया है, 1971 पूछा है। ठीक है, हो सकता है बहुत से स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गलत किया हो। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है, क्वेश्चन को आपने शायद ऐसे ही फ्लो में ले लिया हो कि हमारे सर ने इतना बताया था, लेकिन मैंने हमेशा कंडीशन मेंशन की है कई बार। आप अगर आप ध्यान दें, मैंने कई बार बताया कि अगर 71 के अनुसार पूछेगा तो 20 सप्ताह है, अगर 2020 या 21 पूछेगा तो आपका आंसर होगा 24 सप्ताह, क्योंकि बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दीजिए, 4 वीक बढ़ाया गया, मतलब 24 किया गया, 24 किया गया है। और ये 20 और 21 के अनुसार किया गया, लेकिन एग्जामिनर पूछ रहा है 71 के अनुसार, तो 71 के अनुसार 20 सप्ताह है। कितनी है? 20 सप्ताह। समझ में आ गई होगी बात। आप देखते हैं कमीशन क्या सोचता है इसके बारे में। बाकी जो मैंने बताया 100% राइट आंसर है। ठीक है, इस पर डिबेट भी कर सकता हूँ। ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 8, लिखा है कौन सा ये लिखा है हाइपर इमेसिस ग्रेविडम के लिए ये लिखा है प्रवर्तनम पूर्व कारक नहीं है। एकाधिक गर्भावस्था, प्रीमी पारा, पहली तिमाही, कुपोषण। अब आप इंग्लिश में पढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा समझ में आएगा आपको। ये लिखा है विच इज नॉट द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर हाइपर इमेसिस ग्रेविडम। यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में हाइपर ग्रेविडम के लिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है, डिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है। मतलब पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइपर इमेसिस ग्रेविडम का मतलब क्या होता है। इसमें क्या होता है, उल्टियाँ वगैरह ज़्यादा होती हैं, मॉर्निंग सिकनेस, नौजिया वगैरह देखी जाती है, और ये खासकर उन्हीं महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। आपको पता होगा जो हाइपर इमेसिस ग्रेविडम उन महिलाओं में देखी जाती है ज़्यादातर जो पहली बार गर्भवती होती हैं, जो पहली बार होती हैं। ठीक है, जो पहली बार गर्भवती होती खासकर उनमें ज़्यादा देखा जाता है। तो प्रीमी पारा, मान लो कि पहली बार डिलीवरी करेगी बेबी का, तो यहाँ पर प्रीमी पारा है, प्रीमी ग्रेविडा लिखा होता तो मानते हैं आंसर ये सही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखी जाती है, जाहिर सी बात है। ये हाइपर इमेसिस ग्रेविडम देखी जाएगी पहले तिमाही में देखी जाती है, वो चाहे मल्टी ग्रेविडा हो या प्राइमी ग्रेविडा हो। ठीक है, लेकिन प्रीमी ग्रेविडा में ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में कम देखा जाता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में ये रेयर मतलब कहेंगे कम देखा जाता है। जो हाइपर इमेसिस ग्रेविडम है ये कम देखा जाता है। और ऑप्शन डी मलन्यूट्रिशन की वजह से ऐसा हो सकता है, तो इसलिए ये बी वाले बी सी तो आंसर नहीं होंगे, ए और डी में आंसर है। अब यहाँ पर आपको कंफर्म करना है ए और डी में क्या आंसर होगा। ए और डी में आंसर है। ठीक है, ए और डी में हमारे हिसाब से मल्टीपल प्रेगनेंसी होगा। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है विच इज नॉट द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ द हाइपर इमेसिस ग्रेविडम। ए डी में आंसर। देखिए कमीशन क्या मानता है, कमीशन की बात मानेंगे जहाँ तक मल्टीपल प्रेगनेंसी होगा। ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी जब हो जाती है ना, मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे या 1 से ज़्यादा बच्चा, तो उसमें वो महिलाओं को हाइपर इमेसिस नहीं होता ज़्यादातर। हाइपर इमेसिस का मतलब होता है उनको उल्टियाँ वगैरह ज़्यादा नहीं होती, उनको ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस वगैरह शिकायत नहीं देखने को मिलती, जिनको मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, ट्विंस वगैरह होता है। और ज़्यादातर ये देखने को कहाँ मिलता है, प्रीमी पारा, प्रीमी ग्रेविडा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। मलन्यूट्रिशन एक फैक्टर है, लेकिन ऑप्शन ए ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं कमीशन क्या मानता है। ठीक है, बाकी जो मैंने बताया वो सही होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया है, प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल प्रबंधन का उपयोग करके नवजात शिशु में किस रोग को रोका जा सकता है। भाई ये तो क्वेश्चन आप सोच के बता सकते हो, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप सोच समझ के बता सकते हो कि अगर कोई भी चीज़ स्टरलाइज नहीं होगी तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये लिखा है विच डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड, कौन सी बीमारी को रोका जा सकता है इन द न्यूबॉर्न में बाय यूजिंग द स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट एंड कॉर्ड टाइज ड्यूरिंग डिलीवरी, और कॉर्ड को बांधा जाएगा। ठीक है, तो बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा 9 नंबर क्वेश्चन का। जो भी आपको लगे तो बताइए, बाकी तो हम हैं ही हैं आपके लिए। ये टेटनेस होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 99% यही टेटनेस होगा। हाँ, कुछ परसेंट चांसेज होते हैं कंजक्टिवाइटिस के, लेकिन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। टेटनेस को रोका जा सकता है। ठीक है, अगर मान लो कि स्टरलाइज नहीं होगा जिससे काटा जाएगा, कोई स्टील वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, स्टेनलेस स्टील जिसमें जंग ना लगे, मान लो कि स्टेनलेस स्टील नहीं है या मान लो कि जंग लगा है थोड़ा बहुत, तो टेटनेस होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या है 10वां। ये लिखा है प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कितने क्लींस की जांच करनी पड़ती है। हाउ मैनी क्लींस हैव टू बी चेक्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग लेबर। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कितने क्लींस की जाँच करनी पड़ती है। बताइएगा राइट आंसर, जिसको भी आए अपने आंसर ज़रूर बताइए आप लोग। हाउ मैनी क्लींस हैव टू चेक्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग लेबर। हाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना वो है ऑप्शन बी। क्या है ऑप्शन बी, 5 क्लीन देखी जाती हैं, 5 क्लीन को ध्यान में रखा जाता है, इसीलिए इसे 5C भी कहते हैं। क्या कहते हैं 5C, 5C के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कितने क्लीन्स की जांच करनी पड़ती है, तो 5 क्लीन की हम लोग जांच करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसे 5C के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हाँ 5C के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा गया है अबगार स्कोर 4 से 6 को नवजात में क्या माना जाता है। सेम ऑप्शन मैंने रखा हुआ था, आपको पढ़ाया भी है कई बार ये क्वेश्चन। ठीक है, हाँ मोस्टली क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए हैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं अबगार स्कोर ऑफ 4 to 6 इज कंसीडर एज व्हाट इन न्यूबॉर्न। क्या कंसीडर किया जाएगा, 4 से 6 के बीच में है तो कंसीडर किया जाएगा। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। आंसर आ रहे होंगे आपको। ठीक है, आंसर आप मार कीजिए अपने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो माइल्ड डिप्रेशन होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, हल्का तनाव। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इंग्लिश में लिखा है क्वेश्चन, इसलिए आंसर अच्छी तरह से पकड़ में आ रहे हैं। ठीक है, माइल्ड डिप्रेशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 4 लिया गया, अगर 4 के ऊपर लेता तो हम कह देते नो डिप्रेशन है। 4-5 के ऊपर हम ज़्यादातर नो डिप्रेशन में जाते हैं। 6 के ऊपर 7 होता है। देखिए नो डिप्रेशन में क्या आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है। ठीक है, ये आते हैं नो डिप्रेशन में, मतलब गुड कंडीशन मानी जाती है। 4 से 6 के बीच में माइल्ड डिप्रेशन का मतलब ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, इसीलिए हिंदी में लिखा गया हल्का तनाव। थोड़ा सोच समझ के इसका आंसर देना था आपको एग्जाम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, हाँ ये माइल्ड होगा, इसका मॉडरेट कहेंगे या माइल्ड कहते हैं। मॉडरेट और माइल्ड बात एक ही है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं होती है, लेकिन माइल्ड डिप्रेशन कहेंगे इसमें। ठीक है, 7 से 8, 9 ये होता है, ये गुड होता है। ठीक है, नो डिप्रेशन, इसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सोच के बता देना था ये आंसर। ठीक है, इसमें कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा कुछ याद करने के लिए नहीं था। 12 नंबर पे नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या उत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन 12 का आंसर बताना है आपको। माँ के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क, बच्चे को रबड़ सीट पर रखना, बच्चे को खिड़कियों के पास रखना, बच्चे को ठंडी दीवारों के पास रखना। बाकी तो सभी बड़े उल्टे सीधे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, हमको तो एक ही आंसर सही लग रहा है, वो ऑप्शन ए। हमको क्या, ये 100% सही है। ओके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये लिखा है नवजात शिशु के शरीर को तापमान बनाए रखने के लिए हम लोग KMC प्रोवाइड करते हैं। इन्होंने KMC नहीं लिखा है, स्किन टू स्किन कनेक्शन लिखा है। और मैंने कहा था KMC को कभी भी कई बार लिखा जाता है स्किन टू स्किन कनेक्शन, वही ऑप्शन इंग्लिश में लिखा गया। देखिएगा यहाँ पर ये लिखा है स्किन टू स्किन कनेक्शन। स्किन टू स्किन कनेक्शन किस में करते हैं हम लोग, KMC में करते हैं। समझ में आई। और KMC हम क्यों करते हैं, ताकि हाइपोथर्मिया ना हो। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या है, बेबी का
जो टेम्परेचर है वो लो ना हो, इसलिए हम बेबी को माँ की त्वचा में मतलब नेक्ड उसमें ठीक है अवस्था में रखते बेबी को और छाती में चिपका दिया जाता है ताकि बेबी के बॉडी का टेम्परेचर लो ना हो, मतलब हाइपोथर्मिया ना हो। इसलिए क्वेश्चन 12 का आंसर ए होगा। ठीक है, माँ के साथ बच्चे से त्वचा का संपर्क, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आया? ये सॉरी हाँ ऑप्शन ए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट विथ मदर। समझ में आ गया होगा ये। और देखिएगा आप अगर समझदारी के साथ पेपर को करते हो तो पेपर कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, पेपर कुछ खास टफ नहीं है। हमने बहुत सारे पॉइंटों को, बिंदुओं को कई बार थ्योरी में, एमसीक्यू में अच्छी तरह से डिफाइन किया। यहाँ पर देखिए 13 नंबर पर निम्नलिखित में से प्रॉब्लम होनी की होगी जो लोगों ने अच्छी तरह से समझ के नहीं पढ़ा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रसव के चौथे चरण के प्रबंधन के रूप में नहीं किया जाता? चौथे चरण के प्रबंधन के रूप में नहीं किया जाता, जो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर होती है ना उसमें नहीं करते। क्वेश्चन आप 13 को हिंदी में पढ़िए, फिर हम इसे इंग्लिश में आपको पढ़ाते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन एज मैनेजमेंट ऑफ द फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर। क्या नहीं किया जाता? हम देखिए इसमें क्या क्या काम करते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं। टू असेस द प्लेसेंटा एंड अम्बाइलिकल कॉर्ड, इसका असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद टू गिव द प्रीनियल वॉश टू द मदर, प्रीनियल वॉश किया जाता है, ये भी सही है। टू असेस द ब्लीडिंग एंड पल्स एंड ब्लड प्रेशर, ये हो सकता है। ठीक है, और ये टू एब्जॉर्ब द मदर स्किन कलर्स एंड बेबी कंडीशन, ये वाला आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम हिंदी में देख लेते हैं इसे। इसमें देखिएगा पेरेनियल वाश किया जाता है, ये बात है चौथे नंबर पे ये किया जाता है, पेरेनियल को वाश किया जाता है, धोया जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा और गर्भनाल का आकलन किया जाता है, यह भी बात सही है। बी सी में आंसर होगा। बी सी में आंसर का मतलब ये है कि सी वाला आंसर सही होगा। क्यों सही होगा? रक्तस्राव देखा जाता है नाड़ी, क्योंकि रक्तस्राव होगा तो देखा जाएगा नाड़ी बीपी वगैरह का आकलन किया जाएगा सर। लेकिन जो सी नंबर पे लिखा है ना, सेंटेंस को इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया है। सेंटेंस को क्या तोड़ा मरोड़ा है यहाँ पर इन्होंने लिखा है माँ की त्वचा के रंग और बच्चे की स्थिति का निरीक्षण किया जाता है। नहीं, यहाँ पर बच्चे का रंग देखा जाता है चौथे स्टेज में। ठीक है, और माँ की स्थिति देखी जाती है, माँ की स्थिति कैसी है। तो सेंटेंस को इसका इसमें कर दिया गया, इसलिए ऑप्शन सी इसका हमारे हिसाब से राइट आंसर होगा। अब देखते हैं कमीशन क्या मानता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है माँ की त्वचा का रंग। माँ की त्वचा का रंग का खासकर मतलब नहीं होता चौथे स्टेज में, क्योंकि ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है, तो खास करके हम बेबी की त्वचा का रंग देखते हैं कि बेबी की त्वचा का रंग कैसा है। ठीक है, हाँ, माँ का निरीक्षण, माँ की स्थिति का निरीक्षण जरूर करते हैं हम, माँ की स्थिति का निरीक्षण करते हैं, लेकिन बेबी की त्वचा का रंग देखते हैं हम चौथे स्टेज में, क्योंकि उसी समय हम लोग अबगार स्कोरिंग करते हैं, तो उसी में हम क्या कलर वगैरह देख लेते हैं। अब देखिए कमीशन क्या सही आंसर मानता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। अब कमीशन क्या सही मानता है? कमीशन मानेगा बी और सी में से कोई एक ही मानेगा, बाकी ए और डी सही है पूरी तरह से, इन्हीं में से कोई मानेगा कमीशन, और जिसमें कि 99% सी माने जाएगा। ठीक है, सी आंसर, बी पे मुश्किल है। ठीक है, बाकी देखते हैं कमीशन क्या मानता है। ओके, क्योंकि कुछ बातें कमीशन पर भी डिपेंड होती हैं, हमारे कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आंसर दे देते हैं वो लोग मान लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे 14 नंबर ये लिखा है, ये भी क्वेश्चन अभी हमने जब पेपर था उसके 2 दिन पहले थ्योरी में पढ़ा रहे थे। निम्नलिखित में से किसे गर्भधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है? पॉजिटिव साइन पढ़ा रहे थे आपको हम, जितने भी पेड स्टूडेंट थे, खास करके हम पॉजिटिव साइन आप लोगों को पढ़ा रहे थे एक दिन। हाँ, सुबह मॉर्निंग में पढ़ा रहे थे आपको कि पॉजिटिव साइन कौन कौन से होते हैं गर्भावस्था में। तो ये लिखा है भ्रूण संचलन, गर्भाशय का परिवर्तन, स्तन परिवर्तन, मॉर्निंग सिकनेस वगैरह बताया था मैंने, प्रीसेम्प्टिव होते हैं। कौन से होते हैं? प्रीसेम्प्टिव। और मैंने बताया था जो पॉजिटिव होंगे उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह पॉजिटिव होते हैं, फेटल मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। ये लिखा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द कंसिडर एज द पॉजिटिव साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि 100% कन्फर्म ही हो जाता है कि बेबी है। तो वो फेटल जब मूवमेंट करने लगता है, फेटल की जो गति महसूस की जाती है ना, हाँ वही होता है पॉजिटिव साइन। चेंज ऑफ द यूट्रस चेंज, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आए? ये पॉजिटिव नहीं है, प्रीसेम्प्टिव साइन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रीसेम्प्टिव साइन। ब्रेस्ट चेंज हो रहा है, ये प्रीसेम्प्टिव साइन। मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, प्रीसेम्प्टिव साइन है। ठीक है, हाँ, वेजाइना का कलर चेंज हो रहा है, ये प्रीसेम्प्टिव साइन है। लेकिन फेटल का मूवमेंट महसूस किया जाता है, और वो जो फेटल का हार्ट रेट सुना जाता है। ठीक है, हार्ट साउंड सुना जाता है, फेटल का हार्ट साउंड सुना जाता है, फेटल का मूवमेंट देखा जाता है। हाँ, ये चीज़ें सुनी जाती हैं, ये महसूस किए जाते हैं। ये चीज़ें क्या होती है? अल्ट्रासाउंड वगैरह किए जाते हैं, ये पॉजिटिव साइन होते हैं।
ये प्रेगनेंसी के पॉजिटिव साइन होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, और मैंने अभी आपको मॉर्निंग में, परसों वाले दिन मैंने मॉर्निंग में आपको पढ़ाया था, पेड क्लासेज में मैंने ये थ्योरी वगैरह कवर कर रहे थे, बता रहे थे कि प्रेसेंटिव साइन क्या होते हैं और ये जो पॉजिटिव साइन होते हैं ये कौन से साइन होते हैं, मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया था। ब्रेस्ट चेंज होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस होती है, तो आप लोग शायद थ्योरी की वजह से आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे ज़्यादा, लेकिन फिर भी बहुत से छात्राओं ने ध्यान दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बेबी गति करेगा, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखा जाएगा और उसके हार्ट साउंड को सुना जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 15, और उसी दिन मैंने इमेज में, परसों वाले दिन ही आपको मैंने ये भी पढ़ाया था, पार्टोग्राफ में गर्भाशय का फैलाव प्रतीक दर्शाया गया है। वहाँ पर इमेज एक दिखाई थी। ठीक है, उसमें क्या आता है, एक नंबर इधर लिखा जाता है, इस तरह करके एक नंबर लिखा जाता है। दो इसमें क्या होती है, स्लैंट लाइन होती हैं, इस तरह पार्टोग्राफ होता है, दो लाइनें इस तरह होती हैं, इस तरह से दो लाइन स्लैंट होती हैं, स्लैंट लाइन दो खिंची होती हैं। गर्भाशय, ये लिखा है पार्टोग्राफ में गर्भाशय का फैलाव किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। इन पार्टोग्राफ डायलिटेशन ऑफ द यूट्रस इज, ये लिखा है डिपिक्टेड बाय विच सिंबल। इसका राइट आंसर होगा हमारे हिसाब से ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा एक्स के द्वारा दर्शाते हैं। क्यों, जो सर्विक्स का डायलिटेशन होता है तो यहाँ पर प्लॉट किया जाता है एक्स से, एक्स से क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये दो वर्टिकल लाइन होती हैं, इस तरह से दर्शाया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है। पार्टोग्राफ क्या होता है, एक तरह का ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। ऐसे दो वर्टिकल लाइनें होती हैं, एक एक्शन होती है, एक अलर्ट वाली होती है, तो ऐसे करके हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पर सर्विक्स होता है, उसका डायलिटेशन दिखाते हैं, यहाँ पर प्लॉट करके एक्स लिखा जाता है, प्लॉट करके क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। तो हमारे हिसाब से ये आंसर इसका राइट होगा, क्योंकि इमेज में भी यही शो किया जाता है, एक्स एक्सटेंडेड करने के लिए, डायलिटेशन के लिए। सर्विक्स का डायलिटेशन होता है, इसलिए सर्विक्स के पास में प्लॉट करके एक्स लिखते हैं। जब भी हम आपको थ्योरी वगैरह पढ़ाएंगे नेक्स्ट उसमें, तब आपको अच्छी तरह से इमेज में दिखाएंगे। ठीक है, ये प्लॉट लिखा होता है, वहाँ पर एक्स करके दिया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, कई बार पढ़ाया है, डेली बात करते रहते हैं हमेशा और पूछते भी हैं। ये लिखा है बच्चे की डिलीवरी प्रसव की किस चरण में होती है। बहुत ही सिंपल आ गया क्वेश्चन। ठीक है, डिलीवरी ऑफ द बेबी हैपेंस इन विच स्टेज ऑफ द लेबर। ये कई बार बताया है हमने, सभी को पता होगा, सभी छात्र और छात्राएं आंसर बताएंगे, जिनका पेपर नहीं बीता वो भी बताएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, दूसरे अवस्था में। ठीक है, प्रसव के दूसरे चरण में बेबी की डिलीवरी होती है। पहले में डायलिटेशन होता है, सर्विक्स का पकना होता है, राइपनिंग होता है। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। चौथे स्टेज में क्या होता है, चौथे स्टेज में ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है, अबगार स्कोरिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन जो बेबी जब डिलीवर्ड होता है वो दूसरी अवस्था होती है, दूसरा चरण होंगे लेबर का, सेकेंड स्टेज होता है। ठीक है, हाँ, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, जितने भी पॉइंट बताए गए थोड़ा डिटेल्स बता दिया है। ठीक है, तो बुरा मत मानिएगा, थोड़ा डिटेल्स बता दिया है। हाँ, बिल्कुल भी परेशान ना होइए। ये हमारा तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट भी आएगा ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए क्वेश्चन, कि इन फ्यूचर क्वेश्चन आएंगे यहाँ से एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। इन सभी वीडियो से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आने वाली परीक्षाओं में, कोई भी एग्जाम हो, CHO का हो या स्टाफ नर्स का एग्जाम हो, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर मिडवाइफरी के और भी जो भी क्वेश्चन लिए जाते हैं, खास करके मिडवाइफरी वगैरह क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पर। तो ये समझ गए होंगे हर एक क्वेश्चन को। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है या आपको लग रहा है कि नहीं इसका क्वेश्चन कोई और हो सकता है, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासेज लेना चाहते हैं SGPGI के लिए, MP NHM के लिए है, मध्य प्रदेश के स्टाफ नर्स के लिए, तो इस नंबर पर संपर्क करेंगे 6306682918। ठीक है, 6306782918। ये गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर भी है। जो भी स्टूडेंट ANM की क्लास लेना चाहते हैं, जो भी तैयारी करना चाहते हैं स्टाफ नर्स की, CHO की, राजस्थान CHO, MP, UP, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ कहीं से भी हैं आप, दोनों लैंग्वेज में हम आपको पढ़ाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम आता है, जैसे कि दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर दिया गया, इसी पैटर्न पर हम भी आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, ऊपर हिंदी, नीचे इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाते हैं हम, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। तो ये नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है। अपना नाम लिखेंगे, अपने ज़िले का नाम लिखे, आपने जो कोर्स किया है, आप जो कोर्स या आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो हमें मेंशन करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं। ठीक है, 6306782918 इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, 6306782918। ठीक है, बाकी की जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उन्हें हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 4 आएगा, अच्छी तरह से इन्हें समझ लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 4 आएगा, बाकी आप लोग मैच कर ही रहे होंगे कहीं ना कहीं से। कोई भी प्रॉब्लम है, असुविधा है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है।
खास करके व्हाट्सअप में बात कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 6306782918 630768 इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, ओके। अब इसका हम पार्ट 4 भी लेके आएंगे और अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन क्लियर कर देंगे कि किस हिसाब से बाकी कमीशन क्या आंसर मानता है, वो बात की बातें उन्हें भी हम समझेंगे कि कमीशन क्या आंसर मार कर रहा है, क्या मानता है, ठीक है। क्योंकि उसकी भी अपनी मंशा होती है, कभी कभी तो बहुत कुछ अपने अपने दिमाग से वो रख देता है, ठीक है। बाकी ज़्यादातर पेपर पढ़ाया हुआ आया है, जिन लोगों ने सोच समझ के पेपर किया है या जो भी लंबे समय से थोड़ा चिंतित व्यक्ति हैं या चिंतन करने वाले हैं, ठीक है, उनका पेपर अच्छा गया होगा। बहरहाल ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है, ठीक है, मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी इसमें, हाँ मेरिट वगैरह ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी जिनके 50-60 के आसपास हैं वो लोग क्या हैं, फिर भी वो सेफ मोड पर हैं, ठीक है, ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली। परेशान बिल्कुल भी ना हो क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, ओके। बाकी बातें हम आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। अपने अपने आंसर मैच कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है आप संपर्क करेंगे, ओके। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।